मुझ पर थोड़ी दया करो दयालाल भाई। बस 1-2 महीने की मोहलत और दे दो। मैं कहीं से भी कुछ भी करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अरे सुनीलवा, हमरा सिर्फ नाम ही दयालाल है, बाकी हमारे अंदर दया की मात्रा झाड़ू मार के सुनना भरी है। चल फिर भी मैं तुझे 2 महीने की आधे की आधी मोहलत यानी 15 दिनों का समय देता हूं। उसके बाद अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो फिर झाड़ू मार के अपना घर खाली करने के लिए तैयार रहना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दयालाल भाई। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद रहे कि आज से ठीक 16 दिन के अंदर अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मेरे अंदर की बची फूची दया झाड़ू मार के सब खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, घर पे मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। बस इतना कह के सुनील वहां से निकल जाता है। वह रास्ते में सोचता है, हे भगवान, मैंने दयालाल भाई को 15 दिन बाद पैसे देने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं इतना जल्दी इतने सारे पैसे लाऊंगा कैसे? थोड़ी देर बाद जब सुनील अपने घर पहुंचता है, तभी उसकी बीवी ममता कहती है, क्या हुआ जी? दयालाल भाई जी ने क्या बोले? अरे ममता, अब क्या बताऊं, उसने 15 दिन की मोहलत दी है। अगर हम उतने समय में उसके पैसे नहीं लौटा सके तो वो 16वें दिन हमारा घर हमसे छीन लेगा। यह सुनते ही ममता बहुत डर जाती है। सुनिए जी, ये तो बहुत कम समय है। इतनी जल्दी इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही तो नहीं समझ आ रहा है ममता, आखिर हम कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? तभी उनका लड़का शिवम स्कूल से आता है। वो हाथ पैर धो के ममता से खाना मांगता है। अरे मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो ना। हाँ बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जा, मैं बस 2 मिनट में खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कह के ममता शिवम के लिए रसोई घर से खाना लाने चली जाती है। अपने पापा को इतना खामोश देखकर वह कहता है, क्या बात है पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, मेरी तबीयत को भला क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो पापा फिर आप इतने शांत क्यों हो? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा वो तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे का अगले महीने में जन्मदिन है, तो मैं उसे ऐसा क्या तोहफा दूं कि मेरा बेटा बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ये सुनते ही शिवम कहता है, अरे क्या पापा, आप भी ये सब तोहफा वोफा मुझे पसंद नहीं। वैसे भी आपने मुझे मेरे मन के स्कूल में दाखिला दिलाया है, तो वही मेरे लिए तोहफा है। आप बस अब अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उतने में ममता खाना लेके आ जाती है और कहती है, अरे किस चीज को लेके आप दोनों इतनी बातें कर रहे हो? तभी शिवम कहता है, अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं और पापा आप ही के बारे में बात कर रहे थे कि आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। शिवम की बातें सुन के ममता मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो अब तू अपनी मम्मी को सिखाएगा? बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। अरे अब खड़ी खड़ी बातें ही करोगी कि मेरे बेटे को खाना भी दोगी? बेचारे देखो कितना भूखा है। हाँ मम्मी, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज अब मुझे खाना दे दो। हाँ, तेरी सब नौटंकी समझती हूँ। अच्छा नीचे बैठ के खा ले, मैं तब तक तेरी लक्ष्मी को भी खाना दे के आती हूँ। ठीक है मम्मी। फिर ममता लक्ष्मी को चारा डालने जाती है और इसी तरह दिन ढल जाता है। अगले दिन सुबह में सुनील अपनी लक्ष्मी को लेके अपने खेत की ओर निकल जाता है। अरे लक्ष्मी, अब तू ही बता कि मैं उस दयालाल का कर्ज कैसे चुकाऊं? अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए 25,000 कर्ज ले तो लिए, लेकिन फसल अच्छी न हो पाने की वजह से पिछले साल नहीं चुका पाया। अब की बार का फसल तैयार होने में अभी 2-3 महीनों का वक्त है। बस यही सब कहते कहते हैं वो अपने खेत में पहुंच जाता है। यह खेत उसके पिताजी ने दी हुई एक आखिरी निशानी थी, जिसे वो किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता है। पूरा दिन काम करके जब वह अपने घर वापस आता है, तब ममता कहती है, आप ठीक तो हैं? हाँ ममता, मैं ठीक हूँ, बस पैसे की चिंता सताई जा रही है।
आप सही कह रहे हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है और शिवम खाना खा के अपने कमरे में सोने चले जाता है। यहाँ सुनील और ममता अभी भी पैसों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए जी, मुझे पता है मैं अभी जो आपसे जो कहने वाली हूँ वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब ऐसे समय में हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। कल सुबह मैं आपको आपने दी हुई मेरे कंगन और सोने की अंगूठी दूंगी। आप उसे बाजार में बेच देना। उससे जो भी पैसे मिलेंगे सबसे पहले आप कर्ज चुका देना। बाकी बचे हुए पैसे हम संभाल के रखेंगे हमारे शिवम के अगले साल की फीस भरने के लिए। ममता के इस बात को सुन के सुनील कहते हैं, लेकिन ममता, तुम्हारे पास अब सिर्फ इतने ही गहने बचे हैं। अरे तो क्या हुआ, आने वाले समय में हम फिर से नई खरीद लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप भी सो जाइए। जानती हो ममता, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो भगवान ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाया। तुमने मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता। सुनील को मुस्कुराते देख ममता का मन हल्का हो जाता है और वह कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब आप भी हो जाइए। अगले दिन सुबह में जब शिवम स्कूल चला जाता है तब ममता सुनील के पास एक कपड़ा लेके आती है। ये लीजिए, ये रहे, अब संभाल के ले जाइए और अपने अनुसार किसी अच्छे सोनार से सही दाम में बेच के आइए। तब तक मैं लक्ष्मी को खेत में लेके जाती हूँ। ठीक है ममता। फिर सुनील उन गहनों को लेके बाजार की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वहां बाजार पहुंचा तो अरे मैं बाजार आ तो गया, लेकिन किस सोनार के पास जाऊं? हाँ, गोपाल सोनार के पास जाता हूं। धानु काका उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर वह गोपाल सोनार के पास जाता है। वहां गोपाल सोनार कहता है, देखो बेटा सुनील, इस 2 कंगन के मैं तुम्हें 20,000 और झुमकों के 45,000 रुपए दे सकता हूँ, यानी कि कुल मिला के 65,000 रुपए। मुझसे बढ़िया दाम बेटा तुम्हें यहाँ और किसी दुकान में नहीं मिलेगा। ठीक है गोपाल बाबा, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? दरअसल बाबा, मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। फिर सुनील अपनी परिस्थिति के बारे में पूरी बात बताता है। गोपाल बाबा उसकी सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखो बेटा सुनील, समय हर किसी का बदलता है। अगर तुम इन्हें बेचना नहीं चाहते तो तुम इन्हें मेरे पास गिरवी रख के वो पैसे ले जाओ। वैसे तो मैं कोई और होता तो 65,000 के बदले में फिर 60,000 देता, लेकिन क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान लगते हो तो मैं तुम्हें 62,000 तक दे दूंगा। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें ये 1 साल के अंदर वापस लेना होगा, नहीं तो ये गहने कानूनी रूप से मेरे हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा उपाय है बाबा। आप मुझे 62,000 रुपए दे दीजिए। मैं याद से इन्हें 1 साल के अंदर वापस ले जाऊंगा। फिर सुनील वहां से रुपए लेकर सीधे ममता से मिलने अपनी खेत चला आता है। यहाँ ममता उसके हाथ में थैली देखकर कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और ये थैली में क्या है? सुनील गहरी सांस लेते हुए कहता है, ममता, आज लग रहा है जैसे सीने पे रखा हुआ बड़ा पत्थर हल्का हो गया है। ऐसा क्या हो गया जी, जल्दी बताइए ना, मुझे डर लग रहा है। लो ममता, खुद ही देख लो। ममता धीरे से थैली खोलती है। अंदर पैसे देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे, ये कहां से आए जी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ममता। मैंने गहने बेचे नहीं, उन्हें गिरवी रखा है। और ये देखो, 62,000 रुपए। यह सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए जी, हम सच में बच गए। हाँ ममता, अब न घर जाएगी और न ही इज्जत। हाँ, आप सही कह रहे हो। वैसे भी बाबा ने 1 साल का मोहलत दिया है, इतने समय में तो हमारी फसल भी तैयार हो जाएगी।
अरे ममता, अभी मैंने तुमसे क्या कहा? तुम चिंता मत करो, भगवान जी हैं हमारे साथ। इसी तरह दिन ढल जाता है। अगले दिन सुबह मौसम हल्का धुंधला था। सुनील धीरे धीरे दयालाल के घर की ओर बढ़ता है। उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। सुनील को देखते ही दयालाल कहते हैं, अरे सुनील वाह, अरे घरवा खाली करने का मनवा बना लिया कारे। वो दयालाल भाई, अरे अब दयालाल भाई से और दया की भीख मत मांगना रे बाबा। अब और दया हम नहीं दिखा पाऊंगा। तुझे याद नहीं है कि हमने तुझसे उस दिन का बोला था? और ये थैलिया में कल आया है पकवान। नहीं दयालाल भाई, ऐसी बात नहीं है। रुक, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरा घर खाली करवा के अपना कर्जा वसूलूंगा। अरे ओ झिंगुरवा चल रे, आज तोरा लिए बहुत काम है। दयालाल की बातों को सुनते ही सुनील हल्के से गुस्से में और थोड़ा जोर से कहता है, अरे दयालाल भाई, पहले मेरी बात तो सुनिए। आज मैं अपना घर बेचने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। फिर सुनील वह थैली को उसके सामने खोलता है और कहता है, ये लो आपके पूरे 25,000 रुपए। आज से मेरा और आपका सब हिसाब बराबर हुआ। दयालाल इतने सारे पैसों को देख के हैरान हो जाता है। वह चौंक कर कहता है, अरे सुनीलवा, इतना जल्दी इतना सारा रुपया कहां से लाया रे? कहीं पे चोरी वोरी तो नहीं की ना? खैर, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, और क्या। नहीं दयालाल भाई, ये पैसे चोरी के नहीं हैं। ये मेरे परिवार के खून पसीने की मेहनत है। हाँ हाँ ठीक है, तो आज से तुमरा हमरा हिसाब झाड़ू मार के सुनना हो चुका है। अच्छा, अगर आगे कभी भी पैसों की जरूरत लगे तो बिना हिचकिचाए अपने दयालाल भाई के पास आ जाना। ठीक है दयालाल भाई। इतना कह के सुनील वहां से चला जाता है, लेकिन दयालाल अभी भी सोच रहा था। अरे ससरा, इतना पैसा वो सुनीलवा कहां से लाया? लगता है नजर रखना पड़ेगा। तभी वो अपने नौकर को बुलाता है, अरे ए जिंगुरवा, इना और हाँ मालिक, क्या हुआ बोलिए। ईटा खा के बताइए क्या काम है। अरे ए ईटा तू ही खा झाड़ू मार के। अच्छा सुन, उस सुनीलवा पे हल्की नजर रखना, जरा हमको भी पता चले कि उसके पास इतने पैसे आए कहां से। यहाँ सुनील घर लौट रहा है। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान है। उसके घर पहुंचते ही ममता कहती है, क्या हुआ जी, आपने दयालाल को पैसे दे दिए? सुनील मुस्कुरा के कहता है, हाँ ममता, अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। आज लग रहा है जैसे नया जीवन मिल गया हो। पापा, कल मेरा लास्ट एग्जाम है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। फिर मैं भी आपके साथ खेत में काम करने चलूंगा। नहीं बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ये काम तो मैं और ममता संभाल लेंगे। क्यों ममता? हाँ बेटे, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शिवम के स्कूल मास्टर जी उसके घर पर आते हैं। उन्हें घर आते वक्त दयालाल का नौकर उन्हें देख लेता है। अरे सर जी, आप प्रणाम। आइए आइए, पापा इनसे मिलिए। ये है मेरे स्कूल के मास्टर जी। नमस्ते सर जी, अंदर आइए। उतने में ममता कहती है, ए जी, जरा पूछिए ना कि हमारा बेटा पढ़ाई में कैसा है। हाँ मिसेस ममता, मैं आपके बेटे के बारे में ही कुछ बात करने आया हूँ। क्या बात है सर जी? हमारा शिवम पढ़ाई में अच्छा तो है ना? सुनील जी, आप अच्छा कह रहे हैं। आपका शिवम पढ़ाई में बहुत बढ़िया तरक्की किया है। मैं उसी की तो बधाई देने आया हूँ। यह सुनते ही शिवम खुश हो जाता है। क्या सच में सर जी? अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह मेरे बेटे, ऐसे ही हमेशा मन लगा के पढ़ाना। हाँ मम्मी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इतने में मास्टर जी सुनील से कहते हैं, सुनील जी, मैं आपसे जरा अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ सर जी, बिल्कुल। फिर सुनील मास्टर जी को अंदर वाले कमरे में ले जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं,
हाँ सर जी, कहिए क्या बात है। दरअसल मैंने आपके बेटे को खूब मेहनत से पढ़ते देखा है। वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। आपको पता है, आपके बेटे ने पूरी क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे मुंबई शहर पढ़ने के लिए भेजें और इसमें जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, क्योंकि सुनील जी, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो जरूर आपके शिवम जैसा ही होता। मास्टर जी की बातों को सुनने के बाद सुनील थोड़ा भावुक हो जाता है। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपने बेटे को बहुत पढ़ना चाहते हैं। अब आप इतना कह रहे हैं तो हम उसे जरूर पढ़ाएंगे। और हाँ, अब से शिवम आपका भी बेटा है। फिर मास्टर जी कुछ देर सुनील और ममता से बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये सारी बातें दयालाल का नौकर झिंगुर खिड़की से सुन रहा होता है। अरे मोरी माई बाप रे, ही ससुरा शहर में पढ़ने जाएगा। इतना हैंडसम बात तो ईटा खा के मालिक को बताना जरूरी है। जब दयालाल का नौकर उसे इन सब के बारे में बताता है तब अच्छा बेटा, तो सुनीलवा का लड़का शहर में पढ़ने जा रहा है? अरे झिंगुरवा, उसके बाप का उतना औकात नहीं है कि वो अपने लड़के को अमीर बना सके। छोड़ जाने दे रे, हम सही मौका देखेंगे, उसका घर भी छीनेंगे और उसका जमीन भी। उसके 2 दिन बाद शिवम मुंबई जाने के लिए निकल जाता है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। और आप दोनों कैसे हो? अरे शिवम बेटा, हम दोनों भी यहाँ पर एकदम मस्त हैं। अच्छा बेटा शिवम। हाँ मम्मी। अच्छा बेटा, वापस कब आओगे? बड़े दिन हो गए तुमको देखे नहीं हैं। तुम्हारी बड़ी याद आती है। हाँ मम्मी, याद तो मुझे भी आप दोनों की बहुत आती है, लेकिन आप चिंता मत करो। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। भगवान करे तुम जीवन में जो कुछ भी चाहो वो सब कुछ तुम्हें मिले। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुनील को एक दिन अचानक खबर मिलती है कि शिवम के मास्टर जी का देहांत हो गया है। यह खबर सुनते ही सुनील और ममता चौंक जाते हैं। अभी तक मास्टर जी ही शिवम की पढ़ाई के पूरे पैसे देते थे। अब वह सभी पैसे सुनील को देने थे। बेटा, अभी तुम्हें फीस कब जमा करनी है? वो जरा मास्टर जी पूछ रहे थे। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अब की बार मास्टर जी से कह देना कि 30,000 ना भेज के 20,000 ही भेजें। क्योंकि पापा, मैंने एक ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया है। वहां से मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं। पापा, अब मैं अपना खर्च खुद ही देखूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ऐसा ही हमेशा खूब मेहनत करना। हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। कुछ दिनों में सुनील का जोड़ा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो वह मजबूरी में दयालाल से अपना खेत गिरवी रखकर शिवम की फीस भेजता है। थोड़े समय बाद उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया। उस शाम ममता सुनील से कहती है, ए जी, अब हम कहाँ से फीस जमा करेंगे? अब हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। अब क्या कहूं ममता, लेकिन अगर फीस नहीं भरूंगा तो हमारे शिवम को पढ़ाई में दिक्कत होने लगेगी। और अब तो वो खुद ही आधी फीस भरता है, हमें बस आधा ही देना पड़ता है। भगवान पे भरोसा रखो ममता, उसके घर देर हैं अंधेर नहीं। ऐसे ही और समय बीतता है। अब दयालाल सुनील से पैसे वापस मांगने लगता है। अब वह गांव के लोगों से पैसे मांगकर शिवम की फीस भेजता है। अरे झिंगुरवा, तनी तैयारी कर रे। आज हम सुनीलवा का घर और उसका खेत दोनों छीन लूंगा। अब सही समय आ गया है। उसके पास घर और खेत देने के अलावा और कौनो रास्ता नहीं रे। फिर दयालाल पूरे गांव वालों को बुलाता है। वह सभी को बताता है कि सुनील ने अपने घर और खेत को गिरवी रखकर उससे पैसे लिए थे।
तो ए सुनील भैया, आपको जितने समय की मोहलत दी थी आज सब झाड़ू मार के सुन्ना हो चुका है। तो अब जल्दी से बताओ कि पैसा दीजिएगा कि घर और खेत। देखिए सुनील भाई, हम पर थोड़ी तरस खाइए। हमारे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप मुझसे मेरा ज़मीन ले लीजिए, लेकिन कृपा करके घर रहने दीजिए, वरना ऐसे में मैं और मेरी बीवी कहाँ जाएंगे। गांव के कुछ लोग सुनील के लिए और समय मांगते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और गुस्से में कहता है, आप सभी सुनिए, हम इसे रुपए देते वक्त ही बोले थे कि भैया सुनील, हमको हमारा पैसा इतना समय बाद वापस चाहिए। तो आज हमें हमारा पैसा किसी भी हालत में चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तभी भीड़ में से भीम काका आगे आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा दयालाल, सुनील ने तुमसे पैसे लिए अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए। आखिर से कल को जब उसका लड़का कुछ बड़ा काम करेगा तो हमारे पूरे गांव का नाम रोशन होगा। उस पे थोड़ी दया करो बेटा, और कुछ दिनों का समय और दे दो। अरे भीम कक्का, आप तो रहने ही दीजिए। इसका लड़का जो करेगा उसके लिए करेगा और अपने लिए करेगा, उससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और ए सुनीलवा, अब सीधे सीधे बता दे कि मेरे पैसे देगा या मैं पुलिस बुलाऊं। तभी अचानक वहां एक आदमी बाइक से सूट बूट में आता है। वह और कोई नहीं शिवम था। जब उसने देखा कि सब गांव वाले इकट्ठा हुए हैं तो वह दौड़कर वहां जाता है। गांव वाले एक पल के लिए उसे पहचान नहीं पाते कि वह सुनील का बेटा है जो शहर में पढ़ाई करने गया था। वह अपने माता पिता का उदास चेहरा देखकर घबरा जाता है और कहता है, पापा, क्या हुआ? आप दोनों जन इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे बेटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर सुनील शिवम को उसके मास्टर जी के देहांत के बाद हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद शिवम बहुत गुस्से में आ जाता है। पापा, मम्मी, आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, सब संभाल लूंगा। जब तूने मेरे पापा की इज्जत नहीं की, मेरे दादा समान भीम काका की इज्जत नहीं की, तो मैं तेरी इज्जत क्यों ही करूं? और बोल, तेरे ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? अभी 5 मिनट के अंदर पूरे दे दूंगा। अरे छोटके सुनील, तेवर दिखाना पैसा लौटाने के बाद, समझा? और हाँ, ब्याज सहित आज तक कुल मिला के 95,000 रुपए हुए हैं। का झिंगुर, हम गलत तो हिसाब नहीं ना बताए हैं। नहीं मालिक, आप ईटा खा के एकदम सही हिसाब बताते हैं, बस 1,000 रुपया ज्यादा बोले हैं। अरे तो कोनो बात नहीं झिंगुर, लेकिन अब हमसे गलती यानी मिस्टेक हुई है, तो चल भाई, तू 94 के बदले 93 ही दे दे। इसके बाद शिवम अपने पापा से कहता है, पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज मैं सभी के पैसे ब्याज सहित चुकता कर दूंगा। फिर शिवम अपने बैंक में कॉल करता है और उनसे कुछ कहता है। कुछ ही देर में ISHP बैंक की वैन आ जाती है, जिसमें से बैंक कर्मचारी पैसे के बैग निकालते हैं और कहते हैं, थैंक यू शिवम सर। क्या आपको और कुछ चीज या किसी भी तरह की सेवा या मदद चाहिए? नो, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं सर, ये तो हमारा ड्यूटी है। तो क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, अब आप जा सकते हैं। फिर शिवम सभी बैग अपनी मम्मी को दे देता है और कुछ पैसे लेकर दयालाल के पास जाता है। ये ले दयालाल, तेरे ब्याज सहित 94,000 रुपए। तेरा एहसान नहीं चाहिए हमें, और मेरी तरफ से ये और 6,000, तो अब होते हैं पूरे 1,00,000 रुपए। आज से हमारा हिसाब किताब तेरी भाषा में झाड़ू मार के सुनना हो चुका है। दयालाल गुस्से में सभी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवम सभी गांव वालों को धन्यवाद कहते हुए उनके पैसे लौटा देता है। शाम को जब रात में सब एक साथ बैठे होते हैं, तब सुनील कहता है, बेटे शिवम, आज तूने मेरी लाज बचा ली। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। लेकिन बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तेरे एक फोन करने पर तुरंत बैंक से इतने रुपए आ गए? मम्मी, पापा,
आप दोनों की और मेरे मास्टर जी की मेहनत और आशीर्वाद से जिस जगह मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, उन्हें मेरा काम इतना पसंद आ गया कि हमारी कंपनी के एचआर ने खुद मुझे कॉल किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहाँ इंटरव्यू देने के बाद उन्हें फुल टाइम जॉब ऑफर करा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ से ये पैसे मिले हैं। बेटा सच? देखो ममता, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। देखो आज हमारा बेटा इतना अच्छा नौकरी करने लगा है और हमारा सब कर्जा भी खत्म हो गया। हाँ, आप बिल्कुल सही कहते थे। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है जो हमारे बेटे को उन्होंने सही समय पे भेज दिया हमें बचाने के लिए। हाँ मम्मी, और आपको पता है वहाँ मेरी तनख्वाह कितनी है? नहीं बेटे, हमको कैसे पता होगा? अच्छा पापा, आप अनुमान लगाओ कि मेरी सालाना तनख्वाह कितनी होगी। अच्छा ठीक है, तेरे एक फोन करने पर बैंक वाले 2 लाख रुपए लेके आ गए। जानती हो ममता, इसका मतलब होता है कि हमारे शिवम को बहुत पैसे वाली नौकरी मिली है। 12 से 13 लाख रुपए एक साल का हो सकता है। नहीं पापा। अच्छा मम्मी, आप भी एक बार अनुमान लगाओ। तो क्या 15 से 16 लाख रुपए है? नहीं मम्मी पापा, मेरा सालाना तनख्वाह 1,56,00,000 सालाना है, यानी 13 लाख रुपए एक महीने का। यह सुनते ही ममता और सुनील दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें, और इस तरह इस कहानी की समाप्ति होती है।